Now let's go to third method, that is periodic balance method. पीरियोडिक बैलेंस मेथड में हमने क्या देखा था? पीरियोडिक बैलेंस मेथड में नंबर ऑफ डेज हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? अगर ये हमारा फर्स्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट पीरियड है और ये वो दिन है जिस दिन स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट डेट है, दिस इज ड्यू डेट 1, दिस इज ड्यू डेट 2 एंड दिस इज ड्यू डेट 3. तो हम पीरियोडिक बैलेंस मेथड में क्या कर रहे थे? पीरियोडिक बैलेंस मेथड में सर हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे थे फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन टू ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन टू ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. सर इस तरह से नंबर ऑफ डेज क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि पीरियोडिक बैलेंस मेथड में फ्रेंड्स हम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट नहीं करते हैं. हम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट नहीं करते हैं. हम इंटरेस्ट बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट करते हैं. क्या सर? हाँ बच्चों, हम लोग इंटरेस्ट हर एक ट्रांजैक्शन की अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं करते हैं. हम हर एक ट्रांजैक्शन के बाद कितना बैलेंस बच गया है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो हम सिंपली क्या देखेंगे, ये पर्टिकुलर बैलेंस कितने दिन के लिए मेंटेन था, उतने दिन का इंटरेस्ट वो बैलेंस पे कैलकुलेट होगा. फिर ये बैलेंस कितने दिन के लिए मेंटेन था, उतने दिन का इंटरेस्ट उस बैलेंस पे कैलकुलेट होगा. तो सर इसका मतलब हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये तो बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा. करेक्ट. इसीलिए ये मेथड एक नॉर्मल ट्रेडर जब अकाउंट करंट बना रहा है कभी फॉलो नहीं करता है. ये मेथड सिर्फ और सिर्फ बैंक फॉलो करती है. कौन फॉलो करती है? बैंक फॉलो करती है इन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कस्टमर्स. ये मेथड बैंक फॉलो करती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कस्टमर्स. बैंक अगर फॉलो करती है तो जैसे एक बैंक अपना लेजर प्रिपेयर करती है उसी तरह यहां पे भी लेजर बनेगा. सर बैंक का लेजर भी सेम हमारे लेजर के जैसा ही होता है क्या? नहीं. आपने अगर पासबुक देखा है तो बैंक का लेजर इज इन द फॉर्मेट ऑफ दैट पासबुक. तो बैंक ये स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेगी? बैंक ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए पासबुक का फॉर्मेट फॉलो करेगी. लेट्स फर्स्टली राइट डाउन कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होते हैं. ड्यू डेट टू नेक्स्ट ड्यू डेट. हियर प्रोडक्ट और इंटरेस्ट is calculated on balance after each transaction. Balance after each transaction. कौन फॉलो करता है ये मेथड? This method is generally followed by bank to calculate interest. Generally followed by bank to calculate interest on account of its depositors, उसके account holders. करेक्ट है. फॉर्मेट, तो बिफोर वी गो टू फॉर्मेट आप लोग ये पॉज करके कॉपी कीजिए. हम लोग फिर एक एग्जांपल देखते हैं. बैंक लेजर कैसे प्रिपेयर करती है? तो देयर इज अ कॉलम फॉर डेट, particulars, डेबिट. बैंक क्या डेबिट करती है? सर बैंक सारे विड्रॉल्स डेबिट करती है. एनीथिंग विड्रॉल बाय कस्टमर विल बी डेबिटेड बाय बैंक.
क्रेडिट, बैंक क्या क्रेडिट करती है? ऑल डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स विल बी क्रेडिटेड बाय बैंक. आफ्टर ईच डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस कितना है वो हम लोग देखते हैं, वेदर इट्स अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. तो दिस इज जनरली द फॉर्मेट इन विच बैंक प्रिपेयर्स इट्स लेजर. आपने अगर पासबुक देखा हो तो एग्जैक्टली यही फॉर्मेट में होता है. इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम एडिशनल 3 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे. दैट इज ऑफ नंबर ऑफ डेज, डेबिट प्रोडक्ट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट. तो दिस इज द फॉर्मेट इन विच बैंक विल प्रिपेयर इट्स अकाउंट करंट. बैंक अपना अकाउंट करंट इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करेगी. डू वन थिंग, आप लोग अपनी क्लास वर्क बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 11. टेक आउट क्वेश्चन नंबर 11 इन योर क्लास वर्क बुक. क्वेश्चन 11 क्या इंफॉर्मेशन दिया है? ऑन 2nd January 2010 विनोद ओपन्ड a current account with Allahabad Bank and deposited a sum of 30,000. He further deposited following amounts. On different dates, deposits and withdrawals made by Vinod diya hua hai. Show Vinod's account in ledger of Allahabad Bank. Interest is to be calculated at 5% on debit balance and 2% on credit balance. Account is to be prepared on 30th June 2010. तो आपको विनोद का लेजर अकाउंट बनाना है इन बुक्स ऑफ बैंक. इन अदर वर्ड्स, हु इज प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट हियर? बैंक इज प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट हियर एंड बैंक इज प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट एंड सेंडिंग इट टू विनोद. मतलब रिसिपिएंट कौन हुआ? विनोद. सेंडर कौन हुआ? बैंक. तो हेडिंग क्या देंगे सर? हेडिंग विल बी विनोद इन अकाउंट करंट with Allahabad Bank. As on, we are preparing this statement as on 30th June 2010. तो हमको सर अब किसके बिहाफ पे सोचना है? हमको बैंक के बिहाफ पे सोचना है. बैंक के लिए क्या ट्रांजैक्शन हुआ वो सोचना है. बैंक अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी वो सोचना है. सी, पहला ट्रांजैक्शन 2nd January को दिया है. ऑन 2nd January विनोद ओपन्ड अ करंट अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 30,000. विनोद ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है. मतलब बैंक के पास कैश आ रहा है, बैंक का एसेट बढ़ रहा है, तो बैंक अपनी बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट करेगी. एंड हु इज द गिवर? किसको फ्यूचर में वापस देना है पैसा? विनोद को. विनोद की तरफ बैंक का लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो बैंक अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद. कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद मतलब विनोद के लेजर में क्रेडिट साइड शो करेंगे ना हम लोग. विनोद के लेजर में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट. बाय कैश अकाउंट 30,000. And after this deposit, there will be credit balance of 30,000. क्रेडिट बैलेंस 30,000 का होगा. चलिए नेक्स्ट डेट पे ध्यान देंगे. 15th January डिपॉजिट किया है 12,000. अगेन विनोद ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है. मतलब अगेन बैंक के पास कैश आ रहा है, बैंक एंट्री पास करेगी कैश टू विनोद. कैश टू विनोद. कैश टू विनोद. विनोद के अकाउंट में क्रेडिट साइड 12,000. एंड आफ्टर दिस डिपॉजिट हमारा बैलेंस 40,000 था, अब बढ़ के 42,000 हो जाएगा. 40,000 था, अब इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 42,000. नेक्स्ट डेट इज 15th of Feb. 15th Feb को
विड्रॉ किया है विनोद ने 26,000, मतलब बैंक ने विनोद को पेमेंट दिया है 26,000। बैंक ने विनोद को पेमेंट दिया है, मतलब बैंक का कैश कम हुआ, बैंक का एसेट कम हुआ। बैंक एंट्री पास करेगी विनोद टू कैश, विनोद टू कैश ऑन 15th of Feb, विनोद टू कैश। तो विनोद के अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश 26,000, 26,000 डेबिट हो गया, 26 विड्रॉ हो गया, तो बैलेंस अभी भी क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन 42 माइनस 26 16,000 का क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट 12th मार्च डिपॉजिट किया है 8,000, 12th मार्च को डिपॉजिट है 8,000, कैश आ रहा है, एंट्री हो जाएगा कैश टू विनोद, कैश टू विनोद। तो विनोद के अकाउंट में क्रेडिट साइड 8,000, बैलेंस स्टिल इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24,000, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24,000। 10th अप्रैल 30,000 का विड्रॉल है, 10th अप्रैल 30,000 बैंक से विड्रॉ किया है, बैंक ने पेमेंट दिया है, विनोद टू कैश, विनोद डेबिट टू कैश 30,000, और बैलेंस 24 माइनस 30 डेबिट बैलेंस हो जाएगा 6,000। नाउ देयर विल बी डेबिट बैलेंस ऑफ 6,000। 10th में 16,000 का डिपॉजिट है, ऑन 10th में अगेन देयर इज डिपॉजिट ऑफ 16,000, कैश टू विनोद, कैश टू विनोद 16,000, कैश टू विनोद 16,000, 16,000 क्रेडिट हुआ, 6,000 डेबिट बैलेंस था, 16,000 क्रेडिट हुआ, तो अब बैलेंस 10,000 का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। लास्ट 15th जून 14,000 डिपॉजिट हुआ है, 14,000 सॉरी विड्रॉ हुआ है, 14,000 विनोद ने विड्रॉ किया है, 14,000 बैंक ने विनोद को पे किया है, विनोद टू कैश, विनोद टू कैश 14,000, 14,000 का विड्रॉल है, तो बैलेंस अगेन विल बी डेबिट बैलेंस ऑफ 4,000, बैलेंस अगेन विल बी डेबिट बैलेंस ऑफ 4,000। आई होप यू आर गेटिंग। नाउ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज हमको कैसे कैलकुलेट करना है? तो नंबर ऑफ डेज हमको कैलकुलेट करना है फ्रॉम ड्यू डेट टू दिस ड्यू डेट। हमको सिंपली देखना है कि ये 30,000 का बैलेंस कितने दिन के लिए था, फिर ये 42,000 का बैलेंस कितने दिन के लिए था, ये 16,000 का बैलेंस कितने दिन के लिए था। करेक्ट। नाउ व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, आपको एक चीज प्रैक्टिकली समझना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 2nd January, second transaction is on 15th of January, third transaction is on 15th of Feb, and so on. When I am calculating number of days, बैंक में आपने कुछ भी डिपॉजिट किया तो दैट विल रिफ्लेक्ट एज ओपनिंग बैलेंस। 2nd January को आपने डिपॉजिट किया तो दैट विल रिफ्लेक्ट एज ओपनिंग बैलेंस ऑन 2nd January, मतलब 2nd January का भी इंटरेस्ट उस पे बैंक आपको देगी। मतलब ये जो 30,000 है इस पे आपको इंटरेस्ट 2nd January से 14th Feb तक मिलेगा ना, नॉट अप टू 15th Feb, 14th Feb तक मिलेगा ना। तो जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, आप 2nd January को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे, 15th को नहीं करेंगे, क्योंकि 15th को इंटरेस्ट 30,000 पे नहीं, 15th को इंटरेस्ट 42,000 पे मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग। नंबर ऑफ डेज कौन से कैलकुलेट करने हैं? फ्रॉम 2nd January टू 15 January, जिसमें 2nd January हमको इंक्लूड करना है, 15 January इंक्लूड नहीं करना है। सेम वे 15 January से 15 Feb, तो 15 January इंक्लूड करना है, लेकिन 15 Feb इंक्लूड नहीं करना है। तो स्टार्ट कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज 2nd Jan टू 14th of Jan, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जिसमें 2nd Jan इंक्लूड करेंगे एंड 14th Jan भी इंक्लूड करेंगे, 15th इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे? 13 डेज। सेम वे 15th of January टू 15th of Feb, 15 Jan इंक्लूड करना है, 15th Feb इंक्लूड नहीं करना है, 14 Feb तक इंक्लूड करना है।
तो नंबर ऑफ डेज विल बी 31 डेज। 15th ऑफ फेब से 12th ऑफ मार्च, इंक्लूडिंग 15th फेब बट एक्सक्लूडिंग 12th ऑफ मार्च, कितने डेज होंगे? 25 डेज। 12th ऑफ मार्च से 10th ऑफ अप्रैल, 12th ऑफ मार्च से 10th ऑफ अप्रैल इंक्लूडिंग 12th मार्च बट एक्सक्लूडिंग 10th अप्रैल, तो कितने डेज होंगे? 20 and 9, 29 डेज। टेंथ अप्रैल से 10th ऑफ मे इंक्लूडिंग 10th अप्रैल एक्सक्लूडिंग 10th मे, 30 डेज। 10th ऑफ मे से 15th ऑफ जून इंक्लूडिंग 10th मे एक्सक्लूडिंग 15th ऑफ जून, तो कितना डेज होगा? 36 डेज। एंड 15th जून से कब तक सर? तो 15 जून से हमारे स्टेटमेंट डेट तक, 30 जून तक। क्या 30 जून को बैलेंस चेंज हो गया? नो सर। तो 15 जून से 30 जून तक जब कैलकुलेट करेंगे हम ये दोनों डेट अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे ना, 15 जून को भी करेंगे 30 जून को भी करेंगे। तो 15 जून से 30 जून नंबर ऑफ डेज विल बी 16 डेज। आई होप यू आर गेटिंग दिस। फाइंड आउट प्रोडक्ट। 30,000 इंटू 13, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, वी विल रिकॉर्ड दिस एज क्रेडिट प्रोडक्ट। 3,90,000। 42,000 इंटू 31, 13,02,000 क्रेडिट प्रोडक्ट। 16,000 into 25, credit product 4 lakh. 24,000 into 29, 6,96,000 credit product. 6,000 into 30 डेबिट बैलेंस है, तो 1,80,000 इज डेबिट प्रोडक्ट। 3,60,000 credit product, and 16 into 4, 64,000 debit product. Find out the total. Total credit product 31,48,000 and total debit product 2,44,000. Total credit product 31,48,000 and total debit product is 2,44,000. नॉर्मली हम क्या करते हैं? क्रेडिट प्रोडक्ट माइनस डेबिट प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट आता है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट माइनस डेबिट, जो नेट प्रोडक्ट आएगा उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। बट सर यहां पे क्रेडिट बैलेंस पे एक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड डेबिट बैलेंस पे अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बैलेंस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है तो सीधा नेट प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या हम? नहीं सर, हमें क्रेडिट प्रोडक्ट पे और डेबिट प्रोडक्ट पे सेपरेटली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग सेपरेटली पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस 31,48,000 is your total credit product. क्रेडिट प्रोडक्ट 31,48,000 है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? 2% फॉर 1 डे। तो इट कम्स टू 173। सेम वे इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस, तो डेबिट प्रोडक्ट कितना आया?
2,44,000 आया। 2,44,000 पे 5% फॉर 1 डे। $33 आया सर। तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस इज 173, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस इज 33। हम लोग बोल सकते हैं नेट इंटरेस्ट इज हाउ मच? 173 माइनस 33। नेट इंटरेस्ट 140 रुपीज का अलाउ या चार्ज करेगी बैंक। हाउ मच इज द नेट इंटरेस्ट बैंक इज गोइंग टू अलाउ और चार्ज? सी, क्रेडिट बैलेंस मतलब हमारे डिपॉजिट्स, उस पे बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगी। डेबिट बैलेंस मतलब विड्रॉल्स, ओवरड्राफ्ट, उस पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो 173 इंटरेस्ट बैंक अलाउ करेगी, 33 का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। नेट 140 का इंटरेस्ट अलाउ करेगी बैंक। नेट 140 का इंटरेस्ट बैंक अलाउ करेगी, मतलब बैंक के लिए ये 140 क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ सर। तो बैंक एंट्री क्या पास करेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और किसको पे करना है? विनोद को, टू विनोद अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विनोद, मतलब विनोद के लेजर में बैंक विल पोस्ट इट ऑन क्रेडिट साइड। विनोद के लेजर में बैंक इसको पोस्ट करेगी ऑन क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट 140। अब डेबिट बैलेंस था तो बैलेंस डेबिट ही रहेगा। 4,000 माइनस 140, क्रेडिट हुआ ना 140, तो 3860 का क्रेडिट बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट शो होगा बैंक की बुक में। आई होप समझ में आया सबको। ओके, पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे पूरा एग्जांपल, रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इन क्लास वर्क फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्लास वर्क में। क्वेश्चन 12 क्या इंफॉर्मेशन दिया है? रोशन हैज अ करंट अकाउंट विद पार्टनरशिप फर्म। रोशन ने पार्टनरशिप फर्म में करंट अकाउंट ओपन किया है, मतलब पार्टनरशिप फर्म हियर इज गिविंग बैंकिंग सर्विसेज, जहां पे वो एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट फ्रॉम रोशन। He has a debit balance of 75,000 as on 1/7/2012. He has further deposited following amounts. He further withdrew following amounts. You have to show Roshan's account in books of firm. हमें रोशन का अकाउंट पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में शो करना है। तो हेडिंग विल बी रोशन in account current with partnership firm. And we are preparing this statement as on 30 September 2012. फाइन, तो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे सोचते हैं। पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 1st of July 1/7/2012, on 1st of July opening balance, and they have clarified it's a opening debit balance of 75,000. Opening debit balance of 75,000. 14th of July डिपोजिट है 1,38,000। 14th of July डिपोजिट है, तो पार्टनरशिप फर्म को तो कैश मिला, कैश टू रोशन बाय कैश अकाउंट। 1,38,000 का डिपोजिट है। अच्छा, 1,38,000 का डिपोजिट है, मतलब बैलेंस डेबिट बैलेंस की जगह क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 63,000। 75 minus 138, तो now there will be credit balance of 63,000. 29th July deposit withdrawals है, sorry, 29th of July there are withdrawals of 97,000.
रोशन टू कैश 97,000 का विड्रॉल है, 97,000 विड्रॉ कर लिया, तो 63 माइनस 97, अगेन नाउ बैलेंस विल बी अ डेबिट बैलेंस ऑफ 34,000. फिर 18/8 को 22,000 का डिपॉजिट है, ऑन 18th ऑफ अगस्त डिपॉजिट है बाय कैश, डिपॉजिट ऑफ 22,000. 22 का डिपॉजिट है तो बैलेंस तो डेबिट बैलेंस ही रहेगा ऑफ 12,000. September विड्रॉल है, रोशन टू कैश, विड्रॉल कितना है 11,000, तो बैलेंस अगेन विल बी डेबिट बैलेंस ऑफ 23,000, डेबिट बैलेंस ऑफ 23,000. नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स. नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक? सर फ्रॉम ड्यू डेट टू नेक्स्ट ड्यू डेट, मतलब 1 जुलाई से 14th ऑफ जुलाई. नंबर ऑफ डेज जब कैलकुलेट कर रहे हैं 1 जुलाई, वो अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है, 14th नहीं करना है. तो 1 जुलाई से 13 जुलाई इंक्लूडिंग 1st एंड 13th, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 13 डेज. फिर 14th ऑफ जुलाई से 29th ऑफ जुलाई इंक्लूडिंग 14 बट एक्सक्लूडिंग 29th. 14 से 29 कितना डेज होगा? 15 डेज. ट्वेंटी 29th ऑफ जुलाई से 18th अगस्त इंक्लूडिंग 29 बट एक्सक्लूडिंग 18th, तो 29, 30, 31, 3 days of July and 17 days of August, total 20 days. 18th August से 9 September, including 18th August but excluding 9 September. "14 days in August and 9 days in September, total 23 days. और 9 सितंबर से हम लोग नेक्स्ट कहां तक जाएंगे? स्टेटमेंट डेट तक जाएंगे ना, 30 सितंबर. स्टेटमेंट डेट पे बैलेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर. तो 9 सितंबर से 30 सितंबर इंक्लूडिंग बोथ दी डेट्स. 9 सितंबर और 30 सितंबर दोनों इंक्लूड करेंगे, मतलब टोटल 22 डेज. आई होप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आप लोग को. अगस्त 18 से सितंबर 9, तो 8 डेज होगा ना, यहां पे 8 डेज होगा, नॉट 9 डेज. इट विल बी 22 डेज. ओके. प्रोडक्ट 75,000 into 13, 9,75,000 डेबिट प्रोडक्ट. 63,000 into 15, 9,45,000 क्रेडिट प्रोडक्ट. 34,000 into 20, 6,80,000 डेबिट प्रोडक्ट. 12,000 into 22, 2,64,000 डेबिट प्रोडक्ट. And then 23,000 into 22, 5,06,000 डेबिट प्रोडक्ट. टोटल डेबिट प्रोडक्ट 24,25,000. टोटल क्रेडिट प्रोडक्ट 9,45,000. क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस पे सेम है? अगर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हम लोग डायरेक्टली नेट प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगेन डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट 10% ऑन डेबिट बैलेंस बट 8% ऑन क्रेडिट बैलेंस.
तो दोनों प्रोडक्ट पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस, $24,25,000 is your total interest on debit balance. First of all, 24,25,000 is your total debit product. उस पे इंटरेस्ट 10% आपको कैलकुलेट करना है फॉर 1 डे। प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट विल बी फॉर 1 डे। $664. Same way now, interest on credit balance. Credit product is 9,45,000. उस पे इंटरेस्ट 8% कैलकुलेट करना है फॉर 1 डे। It comes to 207. तो नेट इंटरेस्ट net interest नेट इंटरेस्ट 457। डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करना था, क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट अलाउ करना था, तो नेट इंटरेस्ट 457 का चार्ज करना है। हमें रोशन से चार्ज करना है, मतलब रोशन से इंटरेस्ट लेना है। तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया? इनकम रिसीवेबल फ्रॉम रोशन। तो रोशन बिकम्स आवर डेटर। एंट्री विल बी रोशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। रोशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 457। तो बैलेंस डेबिट बैलेंस ही रहेगा 23457। मेथड आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। तो विद दिस फ्रेंड्स वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर अकाउंट करंट। आप लोग ये फ्रेम पूरा अगेन पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम मुझे नहीं देना है फ्रेंड्स, आप लोग को देना है। एंड फॉर यू टू पास इन एग्जाम्स यू नीड टू प्रैक्टिस। ये सारा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, अरे आप कहां कर रहे हो? तो फॉर यू टू पास इन योर एग्जाम्स यू नीड टू प्रैक्टिस बाय योर ओन। आपको खुद लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो जितने भी होमवर्क सेक्शन में सम्स हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोग सारे के सारे सम्स खुद से सॉल्व करेंगे। एंड ये सभी सम्स का सोल्यूशन वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप लोग वहां से चेक करेंगे। एक मिनट, पहले सॉल्व करेंगे फिर चेक करेंगे। पहले सॉल्यूशन देख लिया फिर सॉल्व करने का मतलब नहीं है। तो सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय योर ओन एंड देन चेक वेदर यू आर करेक्ट और नॉट फ्रॉम वेबसाइट। So see you with new chapter in next lecture. Thank you.